Audio Jungle. Audio Jungle. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रवि आज आप लोगों के साथ फिर हूँ चाणक्य और आप आमने सामने के अगले एपिसोड में। आज हम लोगों का टॉपिक है करियर काउंसलिंग क्लास, यानी कि अभी जो भी बच्चे हाल ही में आपने देखा मैट्रिक और इंटर दोनों का रिज़ल्ट निकला है और अभी एक ऐसा सिचुएशन है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र जो भी हैं वो अपने आगे के करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैट्रिक के छात्रों में आगे कौन सा सब्जेक्ट ले, कैसे प्रिपरेशन करे, आगे की तैयारी कैसी होगी वगैरह वगैरह। वहीं इंटर के छात्रों को अगर ले ले तो आगे की कंपटीशन की तैयारी करे, बिजनेस करे, क्या करे, इन सारे सवाल जो है बच्चे उलझ के रह जाते हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि बच्चे अपने करियर को लेकर के कॉन्शियस नहीं हो पाते और आगे जाके करियर से रिलेटेड जो भी परेशानी होती है वो आज के समय में अगर सुधार लिया जाए तो आगे ऐसी परेशानी नहीं होगी। इन्हीं सब बातों पे आज का हमारा विषय है करियर काउंसलिंग पर चर्चा। और आज फिर हमारे बीच उपस्थित हैं चाणक्य परिवार के संस्थापक और डायरेक्टर प्रवीण कुमार। गुड मॉर्निंग सर। धन्यवाद रवि। सर, अभी आपने देखा कि मैट्रिक और इंटर दोनों का रिजल्ट निकला है, तो अभी एक ऐसा सिचुएशन है कि बच्चों को अपनी करियर और भविष्य को लेकर के बहुत सी चिंताएं हैं। वो कैसे क्या करे, मैट्रिक के बाद क्या पेपर ले, इंटर में कैसे आगे का प्रिपरेशन करे, इन सभी सवालों पे आज हम चर्चा के विषय में यहाँ पे हैं। तो मैं आपसे आज का पहला सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपने संस्थान के मैट्रिक और इंटर रिज़ल्ट के बारे में बताएं कि इस वर्ष 2020 में आपके संस्थान से मैट्रिक और रिज़ल्ट की क्या स्थिति रही। धन्यवाद रवि और आप सभी दर्शक जो इस चाणक्य आमने सामने को देख रहे हैं, चाणक्य और आप उसके सभी व्यूवर्स को मेरा अभिनंदन है कि आप इसी तरह से इसको देखें और जो भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो उसका वो डाउट क्लियर होगा। रहा रवि, आपका पहला सवाल है कि चाणक्य परिवार का रिज़ल्ट इस बार कैसा रहा। चाणक्य परिवार का रिज़ल्ट हर वर्ष की भांति इस बार भी संतोषजनक रहा। इस बार रिज़ल्ट में वही रेशियो रहा कि 80% के लगभग में जो है बच्चे फर्स्ट डिवीज़न किए हैं और 2 बच्चे यानी 2% तो मैं नहीं कहूँगा, 2 बच्चे जो है वो जो है असफल रहे, बाद बाकी सब सेकेंड डिवीज़न किए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो रिज़ल्ट जहां हम लोग हैं जिस ग्रामीण क्षेत्र में है उस जगह जहां पर बहुत सारी आवश्यकताएं कम है बच्चों के पास, उन अभाव में भी बच्चे बहुत मेहनत किए हैं और उनका रिज़ल्ट बेहतर आया। रहा बात इंटरमीडिएट का, तो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चे ज़िला में और अपने क्षेत्र में बेहतर किए हैं। जहां ज़िला का मुख्यालय है तो मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर अंदर जो गांव है और यूँ कहे कि पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक से लगभग 15-20 किलोमीटर अंदर जो गांव है वहाँ के बच्ची जब बेहतर करती है, जहाँ जिसके घर के छत ढंग का नहीं है, जहाँ पर लाइट का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और उस जगह के बच्चे अगर सफल करते हैं तो मैं मानता हूँ कि रिज़ल्ट संतोषजनक है और हम लोग इस पर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बच्चे ने बेहतर किया है। से अगला सवाल है सर कि इस बार जो मैट्रिक और इंटर का रिज़ल्ट आया, आप पर्सनली उससे कितना संतुष्ट हैं? मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये होता है कि जहाँ निराशा है वहाँ ही आशा हम ढूंढते हैं। पिछले कई वर्षों से मेरा ये बच्चों के बीच में भी ये रहता है कि स्टेट टॉपर में यहाँ के बच्चे जाएं। ये मेरा अपना एक विचार भी है, एक स्वप्न भी है कि बच्चे यहाँ से जाएं। हम लगातार प्रयासरत हैं, हर वर्ष थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन विकास की ओर तो बढ़ रहे हैं। जैसे पिछले बार मैट्रिकुलेशन में 441 हमारे यहाँ सबसे टॉपर रिज़ल्ट रहा हमारे संस्थान पर। इस बार 7 नंबर बढ़ कर के 48 हुआ है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टेट टॉपर में आ जाए। तो ये रहा है। तो कुल मिलाकर ये कि बच्चे जो मेहनत किए हैं और जो संस्थान उनके पीछे अपना समय और अपना एक सोच, एक जो प्रोग्राम था वो जो दिया है
उस सब को मिला करके बच्चे ने जो मेहनत किया है वो संतोषजनक है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ अपने संस्थान के रिज़ल्ट से। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बच्चे कम मार्क्स लाएं तो उनकी गलती है या नहीं, क्योंकि सभी बच्चे अपने अपनी ओर से सक्रियता रखते ही हैं, तो रिज़ल्ट संतोषजनक है। अगला सवाल है सर कि मैट्रिक और इंटर में किसी विशेष बच्चे के बारे में बताएं रिज़ल्ट के संदर्भ में। रिज़ल्ट के संदर्भ में मैं यही बताऊंगा कि जो बच्चे 448 लाए हैं वो बेहतर हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी रहे हैं जो कि उनको और बेहतर करना चाहिए, 2-4-20 नंबर से या 10-20 नंबर से वो कम है, असंतुष्ट हैं। मैंने उनको ये भी कहा है कि स्क्रूटनी का समय निकल गया, अगर आपको लगता है कि कॉपी जांच में थोड़ी बहुत भूल हुई होगी तो आप जो है स्क्रूटनी में जाएं, अपनी कॉपी को पुनः चेक करवाएं। लेकिन जो सबसे प्रभावित होने वाला एक वाक़या है कि एक बच्चा है जो पिछले वर्ष फेल हो चुका था, किसी अन्य संस्थान में पढ़ रहा था, वो इस बार इस संस्थान में आया और उस बच्चे को देख करके मैं नहीं मानता हूँ कि वो कोई कहेगा कि वो सफल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है। मेडिकल प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि उसका हाथ जो है ना कांपता है, तो वो कोई भी चीज़ को स्थिर होकर के नहीं लिख सकता। उसके हाथ में कंपन इतना ज़्यादा है कि वो लिखने के क्रम में उसका हैंड राइटिंग तो खैर बुरा हो ही जाता है और साथ ही साथ एक मन में फ्रस्ट्रेशन आता होगा कि एकदम बहुत ही परेशानी करता है। तो वो बच्चे, उसका नाम रोहित कुमार है और वो आपको लोहिया नगर जो रानी पत्रा में है वहाँ पर निवास है उसका। तो मेरा तो ये था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उसके संदर्भ में कहता होगा कि वो कभी मैट्रिक पास करेगा, क्योंकि बड़ा कठिन था। लेकिन उस बच्चे में आत्मविश्वास था और संस्थान ने भी उसके भरोसा उसको दिलाया और लगभग 100 टेस्ट उसने दिया। उन 100 टेस्टों में उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया होगा। परीक्षा के दरमियान मैंने महसूस किया कि वो प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था और मेरा एक ही कहना था कि तुमको कुछ नहीं करना, रिज़ल्ट तो तुम्हारा बनेगा। वो अंदर का जो विल पावर उसका बना, वो उसको आज 2nd डिवीज़न वो किया है। लेकिन मेरे विचार से बहुत ही संतोषजनक रिज़ल्ट है और चाणक्य परिवार का ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भले ही हम लोग टॉप में 448 नंबर लाए हैं, लेकिन वो बच्चे जो 448 लाए हैं वो 470 भी ला सकते थे। लेकिन जो बच्चा 2nd डिवीज़न किया है रोहित कुमार, वो बच्चा अगर 2nd कर गया तो वो मेरे लिए प्राइज़ है, वो मेरे लिए यहाँ पर सम्मान है। यानी कि कहीं ना कहीं आप इस बच्चे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, इस तरह से डिसेबिलिटी होने के बावजूद ये इतना अच्छा कर पाया। हाँ, ये कुछ भी संभव नहीं था कर पाना, उसके लिए ये कर पाया। हाँ, मैं इस बच्चे रोहित कुमार के लिए एक लाइन कहना चाहूँगा, वो बहुत ही फेमस लाइन है। कहते हैं कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सर आपके लिए अगला सवाल है, अभी तो जो पास हो गए हैं, जो अच्छे मार्क्स ले आए उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मैट्रिक और इंटर में असफल यानी फेल हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो उनके संदर्भ में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं असफल छात्रों को 2 श्रेणी में बांट करके बात बताऊंगा। सबसे पहले तो असफल वे छात्र जिनको नहीं लगता था कि वो असफल हो सकते, मतलब वो अगर असफल हुए हैं तो शायद कोई टेक्निकल परेशानी हो। अगर नहीं टेक्निकल परेशानी होती तो बोर्ड क्यों आखिर स्क्रूटनी का जो है डेट निकालता, प्रोग्राम रखता है। तो वो बच्चे जो असफल हुए हैं, जिनको लगता नहीं था कि कभी वो असफल होते हैं, उनका परीक्षा पेपर अच्छा गया है, सारा चीज़ अच्छा है, तो उन बच्चों से मेरा आग्रह है कि वो घबराए नहीं और अपने विल पावर को बनाए और स्क्रूटनी को जाए। मतलब वो जो है जा कर के एक बार अपना रिज़ल्ट को रीचेक करवाएं, अपना पेपर को रीचेक करवाएं। और रहा बात दूसरा पक्ष, जो बच्चे वास्तव में असफल हुए हैं, तो उन बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप असफल हुए हैं तो ये आखिरी आपका जीवन का परीक्षा नहीं था जिसमें असफल होने के बाद जीवन यहीं समाप्त हो जाती है। आपने आत्मचिंतन करें, हो सकता है कि आपने कुछ गलतियाँ की होंगी। अगर वो गलती को अगर आप चिंतन में ले आएंगे, मेरी सांत्वना आपके साथ है, लेकिन सांत्वना के साथ साथ ये भी है कि आप जो आत्मचिंतन करना ज़रूरी है। अगर आप आत्मचिंतन करेंगे कि हाँ
मैंने ये जगह गलती किया, मैंने शिक्षक का बात नहीं माना, मैंने पढ़ाई को जो है नियमित रूप से नहीं किया, अगर वो आप चिंतन कर लें तो मैं कहता हूँ और मेरा ये पूरा दावा है कि आज जो बच्चे टॉपर किए हैं आप उनके बराबर के हो सकते हैं, संभव है उनसे आगे निकल सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। इसके अलावा मैं एक बात और जोड़ूंगा कि कोई एक ऐसा उदाहरण मुझे दे दे कि कोई असफल छात्र जीवन में आज तक सफल नहीं हुआ है, ये आज तक नहीं हुआ है। और कोई एक उदाहरण ये भी दे दे कि जो बच्चे बहुत बेहतर किए हैं वो जीवन में भी बेहतर कर जाएंगे, इसका भी कोई दावा कर दे तो आप असफल हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए, आप फिर से एक बार करें और जब आप जीवन में बेहतर कर जाएंगे तो ये असफलता बहुत पीछे छूट जाएगी और ये छिप जाएगी और यही आपका मार्गदर्शन बनेगा, लोगों के लिए ये जो है समझने का विषय बनेगा। यानी कि एक असफल स्टूडेंट को अभी के टाइम में एक सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत है बस, ताकि वो अच्छे प्लानिंग के साथ फ्यूचर में और बेहतर से बेहतर और बेहतर कर। ऐसे भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इतिहास में उदाहरण हैं जो कि पहले असफल हुए हैं और आज उन्होंने ही इतिहास रच कर इतने बड़े मुकाम पे हासिल। सही बात। आपसे अगला सवाल है सर कि अभी मैट्रिक का हाल ही में रिजल्ट निकला, तो उसके संदर्भ में बच्चों का मार्गदर्शन करें कि आगे जो है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि आगे जाके क्या करें, कैसे करें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, बहुत सारे फैकल्टी, अभी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और यही मेरे अकॉर्डिंग वो अभी प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चे के भविष्य को यहाँ से आगे बेहतर बनाया जा सकता है। तो आप इसमें मार्गदर्शन करें बच्चे को कि वो क्या कैसे कर सकते हैं। रवि, ये इस जो आज हम लोग बैठे हैं आमने सामने, इसका सबसे बेसिक पॉइंट यही है, यही प्रश्न है कि जो बच्चे सफल हो गए हैं अब वो कैरियर संबंधी क्या निर्णय लें। ये हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा, अब कुछ अपवाद होंगे तो मैं उनको हटा देता हूँ, लेकिन प्रत्येक बच्चे के मन में ये रहता है कि अब क्या करें, मैट्रिक हो गया, अब कहाँ कैरियर, कैसे कैरियर बने, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो इसको विस्तृत रूप से समझने के विषय है। इसमें विषय ये है कि सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और शहरी क्षेत्र के बच्चे, फिर उस ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी दो दो भाग हो जाए कि शहरी क्षेत्र में वे बच्चे जिनके गार्जियन, अभिभावक पढ़े लिखे हैं, जो अपने बच्चों के लिए पहले से एक प्लान बना के भी रखे हैं और बच्चे को पहले से भी उस विषय में जो है मार्गदर्शन कर चुके हैं। एक वो अभिभावक जिन्होंने मार्गदर्शन नहीं किया है, बच्चे पर ये भार छोड़ दिया और बच्चे भी पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। ग्रामीण क्षेत्र में वो अभिभावक जो अशिक्षित हैं, उनको सिर्फ ये समझ में आता है कि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं उनके लिए, और वो अभिभावक ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षित भी हैं और जो है अर्थ से भी मजबूत हैं, तो वो अभिभावक, तो अगर सब बिंदु पर छोटा छोटा ध्यान दिया जाए तो समझ में आएगा। और चूँकि ये प्रोग्राम सारे बच्चों के लिए है तो मेरा मार्गदर्शन सबके लिए एक समान होगा, ये कि सबसे पहले तो आप ये निर्णय लें कि आपका इंटरेस्ट किस में जाता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। मेरा मानना है और ये सर्वविदित है कि तीनों ही विषय को लेकर के, तीनों ही मतलब किसी भी विषय को लेकर के आप अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट किस में रहना चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि कोई बच्चा सेकेंड डिवीज़न किया, बहुत पुअर मार्क्स लेके आया, क्या उसको साइंस नहीं लेना चाहिए? या वो बच्चा जो कि बहुत मजबूत मार्क्स लेके आया, क्या उसको साइंस नहीं लेना चाहिए, आर्ट्स नहीं लेना चाहिए या कॉमर्स नहीं लेना चाहिए? तो भाई ये विषय नहीं है कि हम किसको साइंस लेना चाहिए और किसको साइंस नहीं लेना चाहिए। ये विषय है कि आपके अंदर इंटरेस्ट क्या चीज़ का है। एक अच्छा विद्यार्थी, जैसे कि जो हमारे मनोदशा है हमारे समाज का, कि कोई बच्चा जिसका पेपर बहुत अच्छा जाता है, जो बहुत अच्छा मार्क्स लेके आता है, साइंस लेना चाहिए, उनको साइंस लेना चाहिए। जिनके पास पैसे हैं उनको साइंस लेना चाहिए और साइंस लेकर के ही जीवन में करियर बनाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। आर्ट्स लेने का मतलब हुआ अपमानित विषय, यानी अगर कुछ नहीं है तो आर्ट्स है। जैसे कि अगर देखा जाए कि कुछ अभिभावक का भी रहता है, अच्छा आर्ट्स लिए हो, मतलब नहीं है तो चलो आर्ट्स ले लो, कम सम में हो जाएगा। हाँ, तो ये जो है एक बहुत ही भ्रम का विषय है। तो सबसे पहले तो ये समाज को क्लियर होना चाहिए कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप साइंस लिए, कॉमर्स लिए या आर्ट्स लिए, आप कैरियर चुनिए।
अगर आपको करियर में ये लगता है कि नहीं साइंस लेकर के हम बेहतर कर सकते, तो आप गरीब हैं तब भी लीजिए, आप पुअर मार्क्स लाए हैं दुर्भाग्यवश तो भी लीजिए, लेकिन आप बेहतर कर कीजिए। हो सकता है कि कल का आप भूमि जहांगीर हो सकता है कल का आप सीवी रमन हो सकता है कल का आप न्यूटन हो, तो ये हो सकता है मेडिकल में कुछ बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर लें, हो सकता है इंजीनियरिंग में कुछ इक्विपमेंट बना लें जिससे कि समाज और लोगों का भला हो सके, तो ये हो सकता है। और आर्ट्स में जहाँ तक जब मान के चला जाए मेरे पास धन है और मार्क्स अच्छा ले आए तो हमको अब आर्ट्स नहीं लेना चाहिए, अब साइंस ले लिए ज़बरदस्ती और वहाँ पर जा कर के हाँ इंटरेस्ट नहीं है और वहाँ जा कर के हम कुछ नहीं करें, अब आईएससी कर लिया, कौन बड़ा बात है। साइंस का अर्थ हो गया कि आप उसको स्टेप बाय लेकर के आगे बढ़ें। अब रहा बात आर्ट्स का, तो आर्ट्स भी बेहतर विषय है, आप कोई भी प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं, समाज सुधारक बन सकते हैं, चिंतक बन सकते हैं, समाज के विषय में अपनी एक विचारधारा दे सकते हैं, तो वो भी बेहतर है। तो ये रहा बात कॉमर्स का, तो कॉमर्स का अपना ही एक विशेष सेक्टर है जहाँ पर आप कॉमर्शियल कोई भी काम कर सकते हैं। आज अर्थयुग है, कॉमर्स का एक बहुत बड़ा सेक्टर खुला हुआ है, आप वहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। तो सब विषय का अपना अपना एक वैल्यू है, अपना अपना क्राइटेरिया है। अब रहा बात मेरा आपके इस विषय में क्या मत रहेगा, तो मेरा मत यही रहेगा कि आप सबसे पहले क्या करें कि आप अपने मार्क्स को, अपने पिता के हैसियत को और अपने मित्रों के विचार को सबको दरकिनार कर दें और सबसे पहले आप ये सोचें कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने में मज़ा आ रहा है या गणित पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आप जो पढ़ने में मज़ा आ रहा है आप उसका चयन फैकल्टी पे चले, बस उसका चयन करें और आगे बढ़ते चले जाएं, उसमें अपना फ्यूचर को बेटर बनाएं। हाँ, उसमें तलाशी फ्यूचर को। फिर वहाँ पर आप हमसे या किसी से काउंसलिंग कीजिए कि सर हम साइंस में तो मेरा इंटरेस्ट है, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कैरियर है, तब फिर उस पर बात चर्चा होगी। यानी कि आज के टाइम में जो ये जो भ्रम बना हुआ है कि पैसा जिसके पास है वही साइंस, ये कहीं ना कहीं गलत है, महामूर्खता वाली बात है। ऐसा कुछ है। मैं अब पिछले ही साल जो है एक बच्चे को जान रहा हूँ जिसका मार्क्स अच्छा है लेकिन उसका घर से बैकग्राउंड बहुत बुरा है, तो वो साइंस लेके पढ़ रहा है और अच्छे जगह पे पढ़ रहा है, उसके लिए कोई फ़ी नहीं निर्धारित है, तो जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह है। आप में यही हमारे चाणक्य संस्थान के एक बच्चे थे प्रमोद कुमार, हाँ जी, तो आप उनके बारे में बताएं ताकि बच्चों को एक अच्छा मैसेज मिले, वो साइंस के प्रति आज कहाँ है। हाँ, आप प्रमोद को ही बात करते तो प्रमोद अब 9th 10th में जब था तो वो छोटे कद होने के कारण और थोड़ा सा अपने साथियों के बीच थोड़ा कमज़ोर फिजिकली होने के कारण थोड़ा सा हास्यप्रद था, लेकिन वो दिन प्रतिदिन अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया और बेहतर किया और मैट्रिकुलेशन में इस जो है टॉपर रहा अपने विद्यालय में। इसके बाद जो है उसके माता पिता जो कि एक कृषक हैं, किसान हैं, उन्होंने आज जिनका शिक्षा से विशेष कोई लेना देना नहीं है लेकिन उनकी सोच थी, तो उन्होंने उनको कोटा भेजा, वहाँ पर मेडिकल की तैयारी किया और दुर्भाग्यवश अभी भी वो लगे हुए हैं मेडिकल में, लेकिन अब एक जो है फिजिक्स के फैकल्टी बने हुए हैं और बेहतर पैकेज पे काम भी कर रहे हैं और लोगों का जो है एक आइडियल बने हुए हैं कि हाँ भाई ये बच्चा जो है कुछ कर सकता है। वो भी एक पिछड़ा हुआ गांव से उठ कर के आया हुआ है, वो भी है। एक उदाहरण और मैं दे दूँ कि एक शिव नारायण रजक है जो कि अभी एटॉमिक जो सेंटर है भारत का उसमें कार्यरत हैं वो, और वो जब मैट्रिकुलेशन में बेहतर रिजल्ट लाए उस समय जिस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह का संख्या कम होती थी उस समय वो लगभग 75% मार्क्स लेके आए। तो एक ही विषय बात चल रहा था कि अच्छा इसका बैकग्राउंड भी ठीक है, मार्क्स भी अच्छा है, तो इसको तो साइंस लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने आर्ट्स लिया और मुझसे संपर्क भी किया। वो कई बार तो बोरियत फील हुई, उन्होंने अपना जो अनुभव शेयर किया कि कई बार तो उनको बोरियत फील हुई कि भाई मैं आर्ट्स लेकर के, कोई पूछता था कि भाई कौन सा विषय लिए हो, तो आर्ट्स, तो लोगों का एक है दृष्टि होता था कि अच्छा आर्ट्स लिए हो, आर्ट्स भी पढ़ने का विषय है, लेकिन आज वो बेहतर जगह पे है। तो ये सब एक बरस भ्रम है। कैरियर को बनाना है तो आप अपने हिसाब से चयन करें, जो अच्छा लगे उसमें बनाएं। ऐसे भी आर्ट्स से तो हमारे जो आईएएस टॉपर थी टीना डाबी, वो भी तो आर्ट्स फैकल्टी से ही बेहतर कर पाई। सही बात है। तो अब अगला सवाल है सर, कैरियर जो अभी 10th के बाद जो बच्चे का कैरियर, वो उसके संदर्भ में बताएं कि वो आगे क्या कैरियर के बारे में कर सकते हैं। कैरियर के बारे में तो सबसे पहले तो विषय चयन करना है, तो ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। अगर हम विषय मतलब कैरियर को देख करके विषय चुन रहे हैं
तो अच्छा, और विषय वो चुन रहे हैं जिससे मेरा करियर बने, वो दोनों पूरक हैं। यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट है उसी में विषय में जो इंटरेस्ट, जैसे मेरा मैथ में अगर इंटरेस्ट है तो हमको मैथ में ही जो है क्या होना चाहिए, प्रोफेसर या फिर अच्छे मुकाम पे, हाँ मैथ में ही हमको जाते रहना चाहिए। हमको मैथ फैकल्टी से जाने कि हम मैथ में बेहतर कर, हाँ तो मैथ में ही करियर ढूंढना है। और अगर मान के चला जाए हमको कल के डेट में मैथमेटिशियन, मेरा दिमाग में है कि मैथमेटिशियन बनना है, तो फिर हमको मैथ लेना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे का पूरक है। इसके अलावा रहा कि अगर मैं तीनों विषय को अलग अलग करके बताऊं कि साइंस लेने से क्या क्या हो सकता है, कॉमर्स या आर्ट्स लेने से, तो सबसे पहले तो अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप कोई भी विषय जो आपका इंटरेस्टिंग है आप उस विषय को लेकर के कर सकते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। कुछ चयनित विषय जो करियर है उसमें विषय का चयन भी जो है चयनित तरीके से, जैसे मेरा इंटरेस्ट साइंस में नहीं है तो हम जो है फिर भी ये ख्वाब देखें कि हम जो है डॉक्टर बनेंगे, तो ये मूर्खता है, ये मूर्खता होगी। मेरा जो है मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और हम कहेंगे कि भाई हम इंजीनियर बनना चाहेंगे, तो ये बेवकूफ़ी है ना। अगर मान के चला जाए हमको चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनना है, किसी भी कंपनी वगैरह के बेहतर चलाना है, और फिर वहाँ हम ये सोचें कि नहीं भाई हमको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो फिर नहीं होगा, तो आपको कॉमर्स है, तो वहाँ हाँ कॉमर्स। तो इसका अर्थ हो गया कि भाई ये भी सोचना होगा कि हमको किस में इंटरेस्ट है और उसके हिसाब से करियर। आपसे अगला सवाल है सर, ग्रामीण बच्चे के संदर्भ में बताएं, उनके करियर को बहुत सारे सवाल होते हैं। शहर में जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स एक्टिव होते हैं, फैमिली से एक्टिव होते हैं, लेकिन ग्रामीण जो इलाके के बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्टिव होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, उन्हें समझ में नहीं आता, या फिर ये कह लीजिए कि उनके पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, जिस कारण से उनके करियर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसके संदर्भ में बताएँ। मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा बेहतर करते हैं। आप महसूस करेंगे कि जहाँ अभाव है वहीं नया सृजन होता है कोई भी चीज़। तो जो ग्रामीण बच्चे हैं वो बड़ा संघर्षशील और बड़ा मेहनती होते हैं। कैसे? तो किसान के बच्चे हैं, खेती बाड़ी किया, शिक्षा को भी देखा, समाज का भी देखा, घर में वैसी व्यवस्था नहीं फिर भी उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया। और शहर के बच्चों में क्या हो जाता है कि उनको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, परिणाम क्या होता है कि वो उसमें अपना समय को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप इस विषय को मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बेहतर नहीं कर सकते, तो मेरा नहीं कैसा मानना है। मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और बेहतर करते हैं, लेकिन फिर भी परेशानी तो है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को क्या किया जाए? तो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे को सबसे पहले तो अभिभावक को जो है आपको जागृति फैलानी होगी। आप देख रहे हैं कि जो बच्चे बेहतर कर रहे हैं तो अभिभावक को प्रोत्साहित करना होगा कि आप जो है उस बच्चे के प्रति आप अपना थोड़ा समय दें। आपने तो अपना जीवन को जैसे तैसे जिया, कष्ट में, संघर्ष में, लेकिन अगर आज थोड़ा सा समय बच्चे के प्रति अगर दे देते हैं, सक्रियता दिखाते हैं, तो आप बेहतर कर सकते हैं। मैंने कई बार तो बच्चों को, जो विशेषकर बड़े बच्चों को, मैंने ये भी बताया कि आप ये समझ के चलो कि भाई किसी भी स्थिति में आप अभी पृथ्वी पर नहीं हो। मतलब अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा परिवार का जीवन साफ बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जीवन जैसे है वैसे चलेगा, थोड़ा कष्ट आएगा, थोड़ी परेशानियाँ आएगी, अलग बात है, लेकिन जीवन में कोई विशेष नहीं होगा। तो अगर हम थोड़ा सा अभिभावक के कष्ट को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दें और अपने कैरियर के प्रति पूरी तरह से सक्रिय रहें, तो निश्चित रूप से वो मुकाम को हासिल किया जाता है। और कई लोग करते हैं। आप हर वर्ष देखेंगे कि यूपीएससी में जो विशेष स्थान लाते हैं, तो आप कभी सुने होंगे कि कोई सब्जी बेचने वाले के बच्चे हैं, तो कोई पान दुकानदार के बच्चे हैं, तो कभी जो मैट्रिक का रिजल्ट आया है, हाँ, हिमांशु राज का भी आप देखिए, सब्जी बेचते थे, हाँ, तो उनका भी देखिए। तो सवाल ये नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र, सवाल ये है कि सोच कहाँ पर जा रहा है। अगर आप बेहतर सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम लोग फिर जानेंगे इंटरमीडिएट के बारे में और उससे रिलेटेड करियर के बारे में कि आगे इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं इस बार के, वो अपना करियर फ्यूचर में कैसे बना सकें। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। Audio Jungle। Audio Jungle। हेलो एवरीवन, मैं रंजन। इस इंटरवल में आप लोगों को बताऊंगा कि इस बार का रिजल्ट मैट्रिक और इंटर का कैसा रहा, कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन किए और कितने बच्चे ने
सेकंड डिवीज़न किया, मैट्रिक और इंटर दोनों में। जैसा कि पता है आप लोग, ये चाणक्य संस्थान हर बार बेहतरीन रिजल्ट देते आया रानीपत्रा में, और इस बार भी यहाँ का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहा। इस बार के रिजल्ट की बात करें तो इस कोचिंग संस्थान से इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम में 80 बच्चों ने परीक्षा दिया था, जिसमें से प्रथम श्रेणी से 57 बच्चे यानी 57 स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीज़न थे। उसके बाद सेकंड डिवीज़न में 17 बच्चों ने सेकंड डिवीज़न से पास किया। उसके बाद थर्ड डिवीज़न में जो 2-3 नंबर के लिए था, सेकंड डिवीज़न से रह गए, उसमें 3 बच्चे थे। इंटर में यानी इंटरमीडिएट के रिजल्ट, 12th के रिजल्ट में यहाँ कुल 60 बच्चों ने परीक्षा दिया था, जिसमें से 55 बच्चे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट के साथ फर्स्ट डिवीज़न पास किया। उसके बाद सेकंड डिवीज़न मुश्किल से 5 या 6 बच्चों ने कुछ अंकों के कारण सेकंड यानी द्वितीय श्रेणी से पास हुए। उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट देखें तो बहुत ही बेहतरीन रहा। इस बार भी हमारे संस्थान में सबसे रानीपत्रा स्कूल का जो टॉपर बच्चा था इसी कोचिंग संस्थान से था, जिसमें से मैट्रिक में 448 अंक लाकर हमारे इस कोचिंग संस्थान और इस रानीपत्रा का नाम रोशन किया। इंटर में भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया था। मैट्रिक में इस बार 400 प्लस लाने वाले बच्चों में से 8 बच्चे ऐसे थे जिसने 400 अंक से ज़्यादा अंक प्राप्त किया, 80% से ज़्यादा मार्क्स लाया। यह था इस बार के रिजल्ट का डाटा। इस बार का भी रिजल्ट इसका बेहतरीन रहा, और आप लोग आशा कर सकते हैं इस कोचिंग संस्थान से कि भविष्य में जो रिजल्ट आएगा वो भी इससे और बेहतर आएगा, और भी हमारे बच्चे हमारे इस रानीपत्रा का नाम रोशन करेंगे, और हमारे इस कोचिंग संस्थान में माता पिता सभी का नाम रोशन करेंगे। तो आप लोग इस शो को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। Audio Jungle. Audio Jungle. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज फिर हम लोग जानेंगे फिर से इंटरमीडिएट के करियर से संबंधित। तो सर, आपसे इंटर से रिलेटेड सवाल है कि इंटर के बाद जो है बच्चे करियर के प्रति सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, इसके संदर्भ में बताएं। स्वाभाविक है कि मैट्रिकुलेशन एक पहला पावदान होता है। उसके बाद इंटरमीडिएट यानी मैट्रिक के बाद जो है बच्चे जिस संदर्भ में करियर बनाना चाहते हैं, वो साइंस के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में या फिर आर्ट्स के क्षेत्र में, उस विषय को चयन करके तब जाकर के इंटर पास करते हैं। यानी कि निश्चित रूप से किसी ने साइंस लिया तो आईएससी पास किया होगा, कॉमर्स करके तो आईकॉम या फिर आईए, तो यहाँ के बाद करियर निश्चित रूप से साफ दिखने लगता है। तो सक्रियता तो स्वाभाविक है कि बच्चे को सक्रिय होना भी चाहिए, है ना। कि जैसे अब मान के चला जाए मैं आर्ट्स अगर लिया इंटर में, तो आर्ट्स लेने के बाद ये तय था कि भाई आर्ट्स में ही हमको आगे बढ़ना है, या फिर किसी ने साइंस ले लिया। वैसे हमारे यहाँ विधा है कि कोई बच्चे साइंस से इंटरमीडिएट करके फिर आर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, भले ही आर्ट्स वाले साइंस में नहीं जा सकते, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कैरियर कहीं ना कहीं दिखता है। अगर कोई बच्चे साइंस से फिर आर्ट्स में जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा भ्रमित हैं। इसलिए भ्रमित हैं क्योंकि उन्होंने साइंस का चयन क्या सोच कर किया होगा नहीं पता, क्योंकि आपने मात्र 2 साल साइंस को पढ़ने के लिए अगर किया और फिर आर्ट्स में ही जाना था तो शुरू से ही आर्ट्स में जाते हैं। हाँ, तो इसी से वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ से कैरियर साफ दिखने लगता है, तो इसलिए बच्चे को सक्रिय होना चाहिए। अगला सवाल है, इंटर और मैट्रिक के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पॉलिटेक्निक, आईटीआई वगैरह कर लेते हैं, तो इसके संदर्भ में बताएं क्या यह करना चाहिए या नहीं। आईटीआई का मतलब ही हो गया कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसके अंतर्गत होता यह है कि आपको एक प्रोफेशनल जो है कोर्स करवाया जाता है। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब ये हो गया कि आप इस कोर्स को करने के बाद आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं, या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट का जो भी संस्था है तो उस क्षेत्र में आपको जो है कहीं ना कहीं एक निर्धारित जो जॉब है
वो आपको मिलने का संभावना, मतलब कुल मिला के ये प्रोफेशनल है, एकेडमिक नहीं है। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपका प्रश्न है। तो मैट्रिकुलेशन के बाद अमूमन कुछ बच्चे इंटरमीडिएट करते हैं और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आईटीआई करते हैं। आईटीआई में बहुत सारे बच्चे मैंने देखा, अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि उनको ये नहीं पता होता है कि आईटीआई क्यों करना चाहिए, कैसे करना। वो देखा देखी किसी के हाँ वो कर रहा है तो चलो तुम भी फॉर्म भर दो, तुम भी देख लो, अगर निकल गए तो ठीक है एडमिशन करवा लेना, नहीं निकले तो फिर आगे बढ़ जाओ। ऐसा ये बेकार चीज़ है। होना ये चाहिए कि आप पहले ये सोच कर लो कि हमको करना क्या। आईटीआई का सबसे पहला फोकस होता है कि रेलवे के वैकेंसी के लिए पर्पस। अगर आप रेलवे सोच करके आप अगर करना चाह रहे हैं तो मेरा अपना व्यक्तिगत राय होगा कि आप पहले मैट्रिकुलेशन कर लें, संभव हो तो इंटरमीडिएट भी कर लें। इंटर के बाद आप चाहें या ग्रेजुएशन के बाद आप चाहें तो आईटीआई करें। तो ये तीनों चीज़ आपके साथ के साथ ये प्लस हो जाएगा। अगर कोई ये सोच के करता है कि मैट्रिक कर लिया अब जो है आईटीआई कर लेते हैं फिर जा कर के इंटरमीडिएट करेंगे या दोनों साथ करते हैं, तब तो बेकार है। क्योंकि आप कोई भी एकेडमिक चीज़ जो रेगुलर कोर्स है वो दो चीज़ साथ लेके नहीं चल सकते। यानी कि इंटरमीडिएट भी साथ में कर रहे हैं, आईटीआई, दोनों सेशन साथ नहीं हो सकता है। आपको कोई ना कोई हिडन करना होगा, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो अगर आप चाहते हैं तो अगर करियर संबंधी है तो बहुत साफ़ सुथरा चीज़ है। अब लोग झूठ मूठ का हड़बड़ाए हुए हैं कि नहीं अभी आप तुरंत आईटीआई कर दो, आप ये कर लेना, ये बेवकूफ़ी है। आप मैट्रिकुलेशन करें, मैट्रिकुलेशन के बाद इंटरमीडिएट कर लें, फिर ग्रेजुएट हो जाएं और तब आईटीआई कर लें। तो आपको ये तीनों चीज़ का मज़ा मिलेगा। तीनों चीज़ को आप ओपन करके काम कर सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं कि तीनों चीज़ का आपका एक अच्छा वैल्यू पूरा उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रहा बात पॉलिटेक्निक, अगर किन्हीं को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है तब निश्चित रूप से उनको पॉलिटेक्निक करना चाहिए। उसमें मेरा समर्थन रहेगा कि आईटीआई ना करके मैट्रिकुलेशन के बाद आप पॉलिटेक्निक कर लें। पॉलिटेक्निक करने से ये हो जाएगा कि आपको जो है फिर आगे का जो बीटेक वगैरह है उसमें सरल होगा और फिर आईएससी भी नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये एक अच्छा चीज़ है। तो अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद एटलीस्ट इंटर के बाद तो जो करें, लेकिन मैट्रिक के बाद करना मेरे हिसाब से मेरे समझ में नहीं है। अगर कोई करता है तो ये नहीं कहते हैं कि वो गलत करा, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, आईटीआई कर लेने के बाद, आईटीआई कर लेने के बाद तब फिर इंटर करना चाहिए, तब फिर जा कर के बीए करना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर, आज के समय में क्या है कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन बना हुआ है विद्यार्थी और स्टूडेंट के प्रति। वो लोग क्या करते हैं कि कुछ तो गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है कि आगे चल के जल्दी जॉब नहीं मिल पाने के कारण से वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। तो इसके संदर्भ में बताएं कि ये दोनों में क्या बेहतर है और क्या करना चाहिए। दोनों का अपना अपना भूमिका है, अपना अपना मज़ा है, प्राइवेट का भी और सरकारी का भी। अगर आप प्राइवेट दोनों का प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो अमूमन प्राइवेट में प्रिपरेशन की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि उसमें आपको क्या करना है, टेक्निकल हैंड चाहिए, यानी कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए और अनुभव बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट में आपसे काम करें। सरकारी में क्या है कि एक प्रॉपर आपको तैयारी चाहिए और तैयारी के आप आधार पर कर सकते हैं। दोनों का अपना अपना मज़ा इसीलिए है क्योंकि सरकारी में अगर आप पदाधिकारी की ओर बढ़ते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, आप निर्णय लेकर के समाज में बेहतर कर सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं। जैसे आप बीडीओ हो गए, एसडीएम हो गए या डीएम हो गए या आईएएस आईपीएस हो गए, तो ये सारा चीज़ें बहुत बेहतर है। या बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो ये सब होना चाहिए। हमारे देश की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और हम सबसे युवा देश में आते हैं, तो निश्चित रूप से रोज़गार की भी ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा है। तो उस संदर्भ में अगर सरकारी जॉब के प्रति मात्र फोकस रहेंगे तो उतना सीट ही नहीं है कि आप उसको फुलफ़िल कर पाएंगे। तो कंपटीशन बहुत हाई होता चला जा रहा है। अब रहा बात कि प्राइवेट, तो प्राइवेट का अपना मज़ा है। प्राइवेट का मज़ा ये है कि आप उसमें जितना ज़्यादा वर्क करते हैं उतना ज़्यादा आपका प्रोग्रेस है। आप जितना कम वर्क करेंगे आप उतना ही जो है पिछड़ते चले जाएंगे। एटलीस्ट यूँ कहा जाए कि आप नहीं टिक पाएंगे। तो अगर आप मेहनती हैं,
आप अगर एम्बिशियस हैं कि नहीं, हमको महत्वाकांक्षी हैं कि हमको कुछ करना है, धन उपार्जन करना है, तो इस तरह का अगर सोच रखते तो प्राइवेट बुरा जगह नहीं है। आप डेवलप करते चले जाएंगे और बेहतर से बेहतर अगर कंपनी को या किसी भी सेक्टर को लगता है कि आप उनके फार्म के लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो फिर वो आपका जो है सैलरी हो या हर चीज़ इंक्रीज करते चले, एम्प्लॉय बनिएगा तो वो हर चीज़ में इंक्रीज हाँ, तो वो वहाँ पर है। तो दोनों का अपना अपना स्थिति है, यानी कि गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, हाँ प्राइवेट अपनी जगह सही। डिपेंड करता है पर्सन पे कि वो किस में इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट में बेहतर कर सकते हैं या प्राइवेट में कर सकते हैं। अगला सवाल है सर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गवर्नमेंट और प्राइवेट के अलावा बहुत सारे छात्र या फिर जो भी इंसान होते हैं वो या तो बिजनेस या तो फार्मिंग में चले जाते हैं। इसके संदर्भ में बताएं कि इन दोनों का क्या सिचुएशन है? निश्चित रूप से अब जो है स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहिए। अब तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री ने इधर पिछले महीने घोषणा भी किया है कि आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर का अर्थ ही हो गया कि हम स्वावलंबी बने, तो स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहिए। स्वरोजगार में होता ये है कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप पर्टिकुलर अपने लिए करते हैं, लेकिन अगर कोई रोज़गार क्रिएटर बनते हैं तो क्या होता है कि अपने साथ साथ आप 10 व्यक्ति को 20 व्यक्ति के परिवार को जोड़ सकते हैं। तो स्वरोजगार बड़ी अच्छी चीज़ है। अब रहा बात कि रोज़गार में एक संभावना रहता है कि सक्सेस, अनसक्सेस, फेल्योर, तो ये सब बीते दिन की बात हो गई। आज के डेट में अगर देखा जाए जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें असफलता का स्थान अब धीरे धीरे घट रहा है। क्योंकि अगर आप रोज़गार करना चाहते हैं तो आप किसी भी सेक्टर को चुनिए, आपको सरकार भी मदद करने के लिए तैयार है और आपका मार्केट पूरा खुल गया है। आप देश के या विदेश तक भी आप अपना रोज़गार को बढ़ा सकते हैं। तो आप चाहेंगे तो कम समय में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो रोज़गार तो होना चाहिए, स्वरोज़गार का तो कल्पना करना ही चाहिए। आने वाले भारत में स्वरोज़गार जितना बढ़ेगा उतना भारत जो है तरक्की की ओर बढ़ेगा। आप स्वरोज़गार में किसी भी सेक्टर को चुनें, उस सेक्टर को बेहतर से बेहतर डेवलप करें और उसमें रोज़गार बढ़ाएं, तो जिससे क्या होगा कि हमारे देश की जो बेरोज़गारी की स्थिति है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। और जहाँ तक रहा फार्मिंग, जहाँ पहले किसान का बेटा कोई नहीं चाहता था कि अपने बेटे को किसान ही बनाए, लेकिन आप कई ऐसे लोग उदाहरण सेट कर दिए हैं कि लोगों ने इंजीनियरिंग का अपना अच्छा खासा पैकेज पैकेज को छोड़ करके एग्रीकल्चर को जुड़े हैं, पशुपालन में जुड़े हैं और एक बहुत बेहतर सेटअप तैयार किए हैं जहां पर टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किए हैं, पूरा उपयोग किए हैं और इसके आधार पर क्या किया उन्होंने, रोज़गार को भी बढ़ाया है। तो ऐसे कई आप जो है उदाहरण आप जो है आजकल यूट्यूब वगैरह पर आप देखेंगे। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है कि अब किसान का बेटा किसान बने, बल्कि जिनके पिता किसान नहीं हैं वो भी अब फार्मिंग में जो है अपना करियर ढूंढ रहे हैं। तो ये बेहतर कल है, ये वो भारत है जहाँ पर लोग पहले कहते थे कि 70% जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है, लेकिन आज फिर वो भारत है जहाँ पर 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित होना चाहिए और उसमें अपना करियर का चुनाव करना चाहिए। थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं, जो परंपरागत खेती करते आए हैं उनके साथ थोड़ी परेशानियाँ हैं। आप ज़रा ये सोचिए कि जो किसान अशिक्षित हैं, जो परंपरागत हैं, वो अगर हमारे देश का अन्नदाता बन सकते हैं तो वो व्यक्ति जो पढ़ लिख करके एक अच्छा सेटअप तैयार करे, टेक्नोलॉजी को उसमें जोड़े, तो ज़रा सोचिए कि कितना बेहतर हम कर सकते हैं। तो और बेहतर से बेहतर तो हम आज अनाज में आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो यूं ही तो नहीं हुए। तो फार्मिंग भी एक अच्छा करियर है। ये आज का आखिरी सवाल था सर, तो आप लास्टली क्या मैसेज बच्चों को देना चाहेंगे? मेरा तो यही रहेगा कि आज कि जो भी सवाल था ये सिर्फ रवि का व्यक्तिगत सवाल था और इसके अलावा रवि ने जो अनुभव किया कि बच्चे के मन में जो उठ रहा होगा वो सवाल है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में इसके अलावा कई ऐसे प्रश्न होंगे जिनको जानने की वो ज़रूरत भी है और उत्सुकता भी होगी। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रश्न लगे तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट में इसको रख सकते हैं या जो है व्हाट्सएप नंबर पर जो है आ सकते हैं। आप किसी भी द्वारा जो है आप अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैट्रिकुलेशन और इंटर के बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा रिज़ल्ट लाया है उनको एक बार फिर से बधाई, और उन शिक्षकों को भी जिन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया
और उन अभिभावकों को जिन्होंने अपना सपना को अपने बच्चों में देखा, तो उन सबको फिर से बधाई। आप बेहतर करें और कोई भी बच्चा बेकार नहीं है, सब करियर बनाएगा। वो भले ही सरकारी नौकरी लेकर के हो, गैर सरकारी नौकरी लेकर के हो, खेती बाड़ी में हो या फिर रोज़गार क्रिएटर बन करके, आप सभी बेहतर कल का हैं। मैं तो ऐसे ऐसे सेक्टर के विषय में समझता हूं कि आज लोग योगा में अपना करियर बना सकते हैं, खेलकूद में करियर बना सकते हैं। आज हर सेक्टर आपका खुला हुआ है, आप सिर्फ चयन करें। मार्गदर्शन के लिए चाणक्य परिवार हमेशा आपके साथ है। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद।